अगर आप देखें तो वायु रोग को हम लोग सबसे बड़ा दुख का कारण मानते हैं, रोग का। चाहे वो फिजिकल डिजीज़ हो या मेंटल डिजीज़ हो, मतलब बॉडी का या ब्रेन का या माइंड का, इन तीनों डिजीज़ में हम वायु को सबसे प्रमुख मानते हैं। जैसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ मानते हैं ना, तो वात एक ऐसा एलिमेंट है जो अन्य सभी को हिला के रख देता है। बिना वात के, बिना वायु के और कोई चल नहीं सकता। तो वायु का जो मूल अर्थ है वो चलायमान, मतलब कि मूवमेंट। एक और चीज़ ध्यान दो, वायु अपने आप में मूव नहीं करती। वायु को चूंकि देख नहीं सकते, तो वायु किसी एलिमेंट को मूव कराती। जैसे फैन चल रहा है तो आपको ये पता चलेगा कि हवा आ रही, या आप बागीचे में हैं या बाहर हैं, पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं, पेड़ हिल रहे हैं, तो आपको मालूम चलेगा कि अगर आप मान लो कार में बैठे हैं और आपको बाहर बहुत धूल धक्कड़ दिख रहा है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि तूफान चल रहा है। इसका मतलब है कि वायु अपने आप में दिखती नहीं है, वो किसी वस्तु के माध्यम से अपने आप को दिखाती है। इसी तरह शरीर में भी वायु का अपना रोल नहीं है। वायु जब शरीर में आती है तो शरीर के माध्यम से ये पता चलता है कि मतलब वायु है। अपने आप ऐसे नहीं दिखती ना वायु। जैसे मान लो एक हवा भी है, ऊपर से हवा आ रही है या तूफान है, तो अगर तूफान में भी देखो तो धूल से दिख रहा है ना आपको, जो छोटे छोटे कण वहाँ ऊपर भाग रहे हैं हवा में, तो उसके माध्यम से आप ये विजुलाइज करते हो कि तूफान आ गया, हवा आ रही। इसी तरह आपके पेट में या आपके चेस्ट में प्रेशर आता है, ऑर्गन पर प्रेशर आता है, तो आप ये रियलाइज करते हो कि वायु बढ़ गई, वायु का दबाव आ गया, ऑर्गन पर प्रेशर आ गया है। अगर आप और फाइन ट्यून में देखो तो ऑक्सीजन है जैसे, तो ऑक्सीजन में भी कण है, उनके आसपास वायु का स्वभाव है। जैसे आप किसी भी वस्तु को देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर वायु का नेचर होता है। अगर आप फिजिक्स में देखो तो ये फिजिक्स या साइंस कहती है कि हर एक वस्तु, ऑब्जेक्ट चलायमान है, हर एक ऑब्जेक्ट में गति है, वो स्थिर नहीं है। यही चीज हजारों साल पहले हमारे ऋषि कहते थे कि वस्तु चलायमान है और वस्तु को जो अनुभव कर रहा है वो चलायमान नहीं। मतलब कि आत्मा स्थिर है और जो आत्मा नहीं है वो अस्थिर है। मतलब ये सारी वस्तुएं, बाह्य वस्तुएं, ये अस्थिर है, इसमें मूवमेंट है। और जो इन मूवमेंट की चीज़ों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, मीन्स ऑब्जर्वर, वो स्थिर है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसमें मूवमेंट नहीं। अगर उसमें मूवमेंट होता तो वो ये पहचान ही नहीं पाता कि ये सब मूवमेंट की चीज़ों को, क्योंकि वो खुद मूव कर जाएगा, वो खुद चेंज हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। अगर मैं आज जो हूँ, आज मैंने आपको देखा सपोज, अब कल मैं खुद ही बदल जाऊँगा तो मैं आपको भी नहीं पहचान पाऊँगा कि आप कौन हो, क्योंकि मैं तो बदल गया ना। मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं नहीं बदल रहा हूँ, तभी तो मैं कल आपको पहचान ले रहा हूँ, आपके बदलाव को पहचान लेता हूँ ना कि आप में क्या चेंजेस आए, क्या नहीं आए। मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो मैं हूँ, जो सोल है, जो कॉन्शियसनेस है, वो नहीं बदलती, उसमें चेंजेस नहीं आते। लेकिन बाह्य वस्तुओं में, हर एक वस्तुओं में चेंजेस आते हैं, वो परिवर्तनशील है ड्यू टू वायु, ड्यू टू वात। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लोग कहते हैं। मुझे साइंस का नॉलेज नहीं है, मैं बहुत साइंस का विद्यार्थी तो हूँ नहीं, मैं आध्यात्म का हूँ। लेकिन मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि हर एक वस्तु, हर एक ऑब्जेक्ट में परिवर्तन निरंतर हो रहे हैं। वो परिवर्तन एक नेचुरल है, एक अननेचुरल है। बचपन से आज तक आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो बदल नहीं रही। आप अनुभव करोगे, आप अपने आप को न बदला हुआ पाओगे। आपकी शरीर बदल रही है, आपकी मैच्योरिटी में चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो बदल नहीं रही, जिसमें आप बदलाव पाओगे नहीं। आपको लगेगा मैं सेम हूँ यार बचपन से अब तक। वो एक ही चीज़ है जो आपका खुद अपना नेचर है, जो आपका खुद अपना स्वभाव है, जिसको आत्मा का, जो ऑब्जर्वर है, वो बदल जाएगा। तो जो चीज़ सामने बदल रही है उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि वो बदल रही है, क्योंकि वो खुद ही बदल गया। तो सामने वाले के चेंजेस को कैसे मालूम कर पाओगे आप? तो
हर एक वस्तु में अपनी एक वात की प्रकृति है जो नेचुरल है। हर एक वस्तु में अपनी वात की प्रकृति है जो नेचुरल है, लेकिन वो नेचुरल वे में चेंज हो रहा है, वो खत्म और पैदा नहीं हो रहा है। अब कोई भी वस्तु अगर साइंटिफिकली प्रूव करो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब जीवित हैं, इसमें बदलाव, इसमें मूवमेंट हो रही है, पर ये थोड़ी ना है कि ये खत्म हो जाएंगे। खत्म तो होंगे नहीं ना, खत्म नहीं हो सकते ना, ये चलायमान है। कहने का मतलब ये इनका स्वभाव चलायमान है। हम जब शरीर में बात करते हैं, जब यही वस्तु कई वस्तुओं से मिलकर बन जाती है। अब जैसे ये देह है, देह कई एलिमेंट से मिलकर बना। अब इसमें जो वायु पैदा होगा, क्योंकि एक एलिमेंट से बना नहीं, एक एलिमेंट का जो मूल नेचर है वायु का, वो तो वही रहेगा ना बेटा। अब एक एलिमेंट से है नहीं, कई एलिमेंट से एक चीज बन गई। अब ये मोबाइल है, ये कई एलिमेंट से बन गया। अब इसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो डिक्रीजिंग पर होएगा, ये इंक्रीजिंग पर नहीं होगा। ये नेचुरल चेंजेस, नेचुरल जो परिवर्तन है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इकट्ठा हो गया। अब इसकी स्क्रीन टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर उसमें कुछ टूट फूट नहीं होगी। उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, जो उसमें चलायमान अवस्था है, वो उसका नेचर है। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसमें चलायमान का स्वभाव है, वो स्थिर नहीं है। लेकिन जब कई एलिमेंट मिल करके एक बॉडी का रूप लेते हैं, एक देह का रूप लेते हैं, और उसमें मन जनरेट होता है और मन अपनी इच्छाओं का यूज करने लगता है बॉडी में, अपनी नीड का, तो वही चलायमान अवस्था है, थोड़ा अव्यवस्थित होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप नीड पूरी कर रहे हैं, फिर नीड के बाद कुछ इच्छाओं को भी पूरी कर रहे हैं। अब आपने इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया बॉडी पर। तो जैसे ही आप इंटरफेरेंस करना शुरू करते हैं, वैसे ही ये जितने भी वायु हैं जो अपने नेचुरल फॉर्म में हैं, वो धीरे धीरे अननेचुरल होने लगते। क्यों? क्योंकि आपने इनको छीन दिया है, आपने इनकी व्यवस्था को गड़बड़ कर दिया। जो ये व्यवस्थित फॉर्म में थे, इनको आपने टर्न एंड ट्विस्ट कर दिया। यहीं से जो हमारे ऋषि मुनि थे, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति का निर्माण किया। वात, पित्त और कफ। जो मूल योगी थे वो 5 एलिमेंट का कर गए। जो और सूक्ष्म में गए, वो वायु में ही 5 प्रकार की वायु का निर्माण कर दिया। वायु में भी किस किस प्रकार की वायु होती हैं? क्यों? क्योंकि ये बॉडी हो गई, बहुत सारे एलिमेंट हैं इसमें। हर एक एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव है और उसमें वायु कितनी एक्टिव है। जल में भी तो वायु है ना बेटा, जल में भी तो वायु है। तो जल में वायु है, अगर जल तत्व बढ़ा तो उसका जल वाला वायु तत्व ज़्यादा बढ़ेगा। तो बहुत सारे कैटेगरी में उन्होंने बदलना शुरू कर दिया। अब उनका कोई ऐसा नहीं था कि वो इन वात, पित्त और कफ से कैंसर डिजीज ठीक कर देंगे, तो फलाना डिजीज कर देंगे, तो ढिमका डिजीज कर देंगे। उनका ये सब खोज करने का पर्पज यही रहा होगा कि हम अपने सिस्टम को बैलेंस करें, इम्बैलेंस ना होने दें। अगर ये इम्बैलेंस होगा तो धीरे धीरे डिजीजेस से हम घिरते जाएंगे। इसीलिए हमेशा आयुर्वेदिक गुरु, जो मूल आयुर्वेदिक गुरु है, वो कहता है मिनिमम इंटरफेरेंस करो इस बॉडी पर। 2001 में या 2000 में मैं बहुत प्रॉब्लम और स्ट्रेस से गुजर रहा था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हार्डकोर की साधना करता था। हार्डकोर का मतलब कहने का है कि 24 आवर कर रहे हैं, कोई भी प्राणायाम की साधना कर रहे हैं सिद्धि के लिए, 24 घंटा लग गए। अब भाई उस समय 25 साल के रहे होंगे, तो आप वो जो पीरियड होता है, वो पीरियड में कोई भी ऑब्जेक्ट आप पकड़ते हो तो लगता है कि बस इसको निचोड़ ही दो, है ना। आप एक्चुअली ऑब्जेक्ट को बदलना चाहते हो उस पीरियड में, जबकि आपको अपने को बदलना है, सेपरेशन करनी है। आप ऑब्जेक्ट के नेचर को ही बदलने के चक्कर में पड़ जाते हो। उस दौरान में एक आयुर्वेदिक गुरु से मिला जो 94-95 साल के थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो। हमने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, तुम प्रेशर लगा रहे हो, पॉटी में प्रेशर लगाते हो। हमने कहा नहीं, मैं बैठता हूँ 2 मिनट में हो जाता है, मैं तो सोच लेता हूँ। और उस समय हम सिर्फ सोचते थे इंटेस्टाइन के बारे में कि इंटेस्टाइन बस एक्टिव हो रही है और एक्टिव हो जाती थी, इतना ही सोच करके।
जबकि ये बहुत बड़ा घातक था हमारे लिए। आप जब सोच करके इंटेस्टाइन के नेचर को ही आप चेंज कर दिए। इंटेस्टाइन आपको बताती है, आप अब इंटेस्टाइन को बताना शुरू कर दिए कि नहीं तुम इस समय निकलो, इस समय निकालो। आपने उसके सिस्टम को ही बदल दिया, रिवर्स कर दिया, और ये बहुत बड़ा घातक था हमारे लिए। हमने कहा नहीं ऐसा तो नहीं। उनका नहीं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, नाड़ी बता रही तुम्हारी। हमने कहा भाई हम तो बैठते हैं, हम वो सोचते हैं, कर देते हैं, हो गया। उनका ये गड़बड़ है। आप अपने अतड़ियों के स्वभाव को, जो ऑब्जेक्ट है उसके स्वभाव को चेंज कर दिए। अतड़ियाँ पहले आपको बताती हैं, फिर आप उसका डिसीजन लेने जाते हो। इवन कि आप उससे भी खतरनाक एक्टिविटी कर रहे हो, उससे भी खतरनाक एक्टिविटी कर रहे हो जो आदमी पॉटी सीट पे बैठ के प्रेशर लगाता है, उससे भी ज़्यादा आप खतरनाक। वो तो कम से कम प्रेशर लगा रहा है, आप तो यहाँ से सारे जीन्स पे ही बदलाव किए बैठे हो, पता नहीं कौन सा प्रयोग कर रहे हो। तो हमने कहा मान लो अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो क्या गड़बड़ है। मान लो अगर फिजिकल प्रेशर कोई लगा रहा है, अब डिस्कस करने लगे तो उनका फिजिकल प्रेशर लगाने का मतलब कि आप अननेसेसरी इंटेस्टाइन को प्रेशर दे रहे हो, अननेसेसरी इंटरफियर कर रहे हो उसके सिस्टम को। आप उसको नेचुरल फॉर्म में हील करो ताकि उसका नेचर और बेटर हो और वो आपको और अच्छा सिग्नल दे। आप बजाय कि सिग्नल के उसके बेटर करने के, आप उसको हथौड़े से मार रहे हो। तो हथौड़े से मारोगे, धीरे धीरे सिग्नल भी देना बंद कर देगा। तो ऐसा करो, आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको दवा की कोई ज़रूरत नहीं, दिमाग की ज़रूरत है। वो आदमी कहता है आपको दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में दवा की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। आयुर्वेद में कहते हैं इंटरफियर मत करो, झंझट मत करो ज़्यादा, जाओ गहरी नींद लो, टेंशन मुक्त हो जाओ, अतड़ियाँ अपने आप सिग्नल देने लगेंगी। अब मैं समझ में आया कि प्रॉब्लम यहाँ से है, जो मैं हर एक चीज़ को गवर्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं ही शायद हर एक ऑर्गन को मैं ही गवर्न कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं अपनी हार्ट बीट को भी नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिलो 40 ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं गवर्नर हूँ, मैं हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। जबकि सत्य यह है कि बॉडी के दो सिस्टम हैं। एक तो नेचुरल वे में ऐसा बनाया ही गया कि इस पर कोई इंटरफेयर अनावश्यक डेली टू डेली इंटरफेयर मत करो। आप कि हार्ट को जब देखो पिंच करे पड़े हो, इंटेस्टाइन को पिंच कर दिया रोज़ सुबह सुबह। इनको ऐसा करो कि इनको इतना फ्रीडम में रखो कि अपने आप आपको बताएं। मतलब आपका बच्चा कोई प्रेशर में आए तो अपने आप बता दे कि पिताजी ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है, आप समझ लेंगे। आपका अलर्ट सिस्टम अच्छा रहे, सिग्नल देने की परंपरा अच्छी रहे कि बॉडी टू ब्रेन अच्छी सिग्नलिंग हो, जो कि आप ख़त्म करने पे लगे। अब दूसरी बात कि आप जब बॉडी सिग्नल दे तो उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करो उसके अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है और बच्चे टीवी देख रहे हैं और रोके पड़े हैं, सूसू को भी पॉटी को भी, हम नहीं जाएंगे जब तक सीन ख़त्म नहीं हो जाएगी। अब वो 3 घंटे के बाद सीन ख़त्म होएगी, 3 घंटे तक इंटरटेनमेंट होगा, अब अतड़ियाँ सिग्नल देना बंद कर दी। ये तो बच्चे करते हैं टीवी देखते समय, हम लोग करते हैं काम करते समय। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग बड़े बच्चों से कम हैं, हम लोग काम करते समय करते हैं, रोक लेते हैं, अभी थोड़ी देर में जाएंगे, तब तक हो गया काम। अब वो कितनी देर तक सिग्नल देंगी, अब ऐसे थोड़ी ना है। अच्छा, जब एक्सट्रीम प्रेशर होता है, एक्सट्रीम प्रेशर में आपको जाना पड़ेगा, बट धीरे धीरे आपने मान लो 3 घंटा होल्ड कर रखा तो सिस्टम तो गया ना। धीरे धीरे ऐसे ऐसे बॉडी आपकी वीक होने लगती है। तो कहने का मतलब है कि वात बेसिक पर्पस है, जब हमारा वायु के मूल स्वभाव को हम छेड़ने लगते हैं, इंटरफेयर करने लगते हैं, तो वायु इम्बैलेंस होने लगती है। वो चाहे अतड़ियों की वायु हो, वो चाहे छोटी इंटेस्टाइन या लिवर की मूवमेंट मतलब वायु का मतलब मूवमेंट, यहाँ चाहे वो आपकी यूरिनल ट्रैक की मूवमेंट हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे लंग्स की हो, कुछ भी हो। इवन कि जबड़ों में चेंजेस आने लगते हैं, बोलने में उनके चेंजेस होने लगते हैं, सब में चेंजेस होने, तो वो सारे इम्बैलेंस होने लगते हैं। तो हमारी जो मेडिटेशन में, योग में और प्राणायाम में अगर आप देखो तो 99% वायु या वात को ही कंट्रोल करने के लिए कुछ जो डिटॉक्सिफिकेशन की एक्सरसाइजेज होती हैं वो कफ डोमिनेंट लोगों के लिए होती हैं, और सब के सब वायु।
मन को शांत करने के लिए, इंद्रियों को ढीला करने के लिए, अतड़ियों को ढीला करने के लिए, टाइट करने के लिए नहीं होती। एक्चुअली जो एक्सरसाइज में टाइटनेस की बात करते हैं वो टाइटनेस का पर्पज़ नहीं होता। होना आपको चाहिए कि लूज करो, आपकी इंटरफेरेंस कम हो। जैसे कुछ लोग हैं दिन भर पेट को खींचे रहते हैं कि पेट बाहर न निकले, पेट बाहर सो न हो, अंदर पिचका रहे। जो ज़्यादा फिगर कॉन्शियस लोग होते हैं, एंजाइटी वाले, वैसे दबाए रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो दबाए हैं। वो फिगर छोड़ो, वो यहीं से बेचारे इम्बैलेंस होते हैं। फिगर कॉन्शियस लोग दबाए रहते हैं तो दबाने के कारण उनका इम्बैलेंस हो जाता है, एक्सट्रीम इम्बैलेंस होता है। बेसिकली जो हमारा पर्पज़ है वात का, इसीलिए आयुर्वेद में, योग में, ध्यान में, प्राणायाम के सभी विज्ञान में मेरे अनुसार वायु ही सबसे बड़ा दुख का कारण। अगर वायु को आप बैलेंस करते हैं तो आपका मन भी शांत हो जाता है, आपकी इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं, आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं वो स्थिर होने लगते हैं। स्थिर होने का मतलब है वो अपने नेचुरल प्रोसेस में आ जाते हैं, जो उनकी नेचुरल गति है वो उस पे आ जाते हैं। जैसे हृदय गति है, जितने भी वायु रोगी होते हैं उनकी हृदय गति बहुत फ्लक्चुएट होती है। जितने भी वायु रोगी होते हैं उनको पोस्चरल ब्लड प्रेशर होता है, उनको परमानेंट ब्लड प्रेशर नहीं होगा, उनको पोस्चरल होगा। पोस्चरल ब्लड प्रेशर का मतलब है पोस्चर जैसे ही चेंज होगा उनके ब्लड प्रेशर में चेंज हो जाएगा। जो वायु रोग है, वायु रोग से आपके जितने भी मेजर ऑर्गन है वो सब के सब इफेक्टेड होते हैं। इंटेस्टाइन, ब्लड में, चूँकि ब्लड में वायु का प्रेशर आ गया तो ब्लड में वायु का प्रेशर आने से आप क्या सोचते हो, आपके हार्मोन्स भी फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो बेसिकली वायु रोग को नियंत्रित करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं और भिन्न भिन्न विधियों से, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, यहाँ तक कि एक्यूप्रेशर वगैरह में भी वायु को ही सबसे ज़्यादा नियंत्रित किया जाता है। जो पॉइंट्स दबाए जाते हैं मसाज में कफ को नियंत्रित थोड़ी करने की बात की जाती है। हीलिंग में वायु को शांत करने के लिए, जो स्किन की वायु है, स्किन की अस्थिरता है, उसको शांत करके ब्रेन को शांत, मन को शांत करते हैं। तो कोई भी ऑल्टरनेटिव विधियां जितनी भी हैं, जितनी भी ऑल्टरनेटिव साइंस आपको दिखेंगी, उसमें सबसे ज़्यादा वायु को नियंत्रित करने की, भले ही उनको ना पता हो, भले ही एक एक्यूप्रेशरिस्ट को ना पता हो कि वायु को कंट्रोल करने के लिए है, भले ही उनको ये हो कि भाई हम इसको दबा रहे हैं इस हिस्से को तो ये ब्रेन शांत हो रहा है, एक्चुअली वो वायु नियंत्रित हो रहा है। यहाँ से ब्रेन को रिलैक्स कर रहे हो तो ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, तो वायु ही तो नियंत्रित हो रही है, और क्या नियंत्रित हो रहा है। मन की बहुत जो स्पीडी फ्लक्चुएशन है वो कंट्रोल हो रही है, मूवमेंट को ही कंट्रोल कर रहे हो। मूवमेंट, वायु का मतलब मूवमेंट को ही आप कंट्रोल कर रहे हो, मूवमेंट को ही आप नेचुरल वे में ला रहे हो। तो मूवमेंट के दो मतलब है, एक तो हो गया लय में आना, एक हो गया जो अननेसेसरी फ्लक्चुएट कर रहा है उसको शांत कर देना। तो नॉर्मली जब लय में आ जाता है, लय वर्ड जो होता है, लय में आ गया तो ही हम उसको स्थिरता कहते हैं। मतलब एक वस्तु जो अपने मूल स्वरूप में आ गई, मूल स्वरूप में जो उसकी लय है, जो उसकी मूवमेंट है, वो चल रहा है, बस वही उसकी स्थिरता है, दैट्स इट। स्थिरता का मतलब रुकना नहीं होता। यहाँ पर जो हवा नॉर्मल चल रही है वो हवा चल रही है। अब ये 1 नंबर पे फैन चल रहा है, आपको शांति लग रही है, अभी इसी को 5 नंबर पे कर दो तो ये नॉइज़ भी प्रोड्यूस करने लगेगा, ये स्किन को चुभोने भी लगेगा, और यहाँ जितने भी वस्तु हैं वो भी हिलने लगेंगे। तो आप सोचो कि इसको 5 नंबर या 10 नंबर पे या स्पीड बढ़ाने पे यहाँ पे रूम में हर एक चीज़ अस्थिर होने लगेगी। आपके कपड़े भी भागने लगेंगे, आपके बाल भी उड़ने लगेंगे, बोलने में भी आपको दिक्कत होगी क्योंकि बाल हो सकता है यहाँ आ रहे हों, हमारे तो नहीं लेकिन लड़कियों के उड़ना शुरू हो जाएंगे, तो क्या करेगा वो आदमी। तो बेसिकली आपकी हर एक एक्टिविटी बाधित हो जाएगी मूवमेंट बढ़ने पर। समझ गए मेरी बात? ये फिलॉसफी है, ठीक है।